अच्छा जी, तो कल की क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी थी और आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक क्विक रिवीजन करके जो है वो हम आगे बढ़ते हैं आज। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन डिस्कस करी थी इकोनॉमिक्स के हवाले से, जिसमें हमने ये बात करी थी कि भाई एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। और एडम स्मिथ ने बेसिकली ये कहा था कि अगर किसी भी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है तो उसको किस पे फोकस करना होगा, वेल्थ पे फोकस करना होगा। अब वेल्थ पे फोकस कैसे किया जाए, उसने कहा कि भाई 4 मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे की जाती है, बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सचेंज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जाहिर है जो एंटरप्रेन्योर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो सब कुछ खुद तो नहीं कंज्यूम कर लेगा, वो क्या करेगा, कुछ अपना पार्ट रख के बाकी क्या कर देगा, मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है ना। तो एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, मनी के थ्रू या गुड्स टू गुड्स जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है वेल्थ का। उसके बाद हमने ये बात करी कि जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो उसके नतीजे में इनकम जनरेट होती है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की इन फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, वेजेस, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वेल्थ की क्या हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर वेल्थ क्या हो रही होती है, कंज्यूम भी हो रही होती है। वेल्थ कंजम्पशन का क्या मतलब है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उन पैसों को क्या करते हैं, खर्च करते हैं कंजम्पशन के अंदर, ठीक है ना। और फिर हमने कहा था ये चैनल नीचे से भी ऊपर वैसे ही जाएगा। अगर कंजम्पशन होगी तो ही प्रोडक्शन की ज़रूरत पेश आएगी। अगर कंजम्पशन ही नहीं है, यानी अगर कोई कुछ कंज्यूम ही नहीं करना चाह रहा, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम अगर ख़त्म कर दें, यूटिलिटी का मतलब ये कि जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, ठीक है ना। आप जो है वो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हर चीज़ से कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना। आप पानी पी रहे हो उससे एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन अगर ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही ना हो तो कंजम्पशन की ज़रूरत ही पेश ना आए, और कंजम्पशन ना हो तो प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ना हो, एक्सचेंज की कोई ज़रूरत ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कोई ज़रूरत ही पेश ना आए। तो बेसिकली ये जब प्रोडक्शन से जिस तरीके से हम नीचे आए हैं, कंजम्पशन होगी तो भी ये सब कुछ होगा। यानी ये एक ऐसे पिलर्स हैं जो बिल्कुल आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये 4 मेन पिलर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है ना। और हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है इसके नतीजे में ही आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बनती है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? वो तो ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताती क्या है हमें, कि आपने एक साल के अंदर आपकी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने। यानी मैं अगर 2025 की जीडीपी का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। जीडीपी क्या कहती है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा। एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कितनी टोटल वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी पता है इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी जिस इकोनॉमी की जीडीपी ज़्यादा होती है हम कहते हैं ये इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो बेसिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ही तो जीडीपी ज़्यादा होगी, और जीडीपी ज़्यादा है इसका मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो बेसिकली जीडीपी किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, वहाँ के लोगों को ये लिविंग स्टैंडर्ड को शो करने के लिए जो है वो हम उसको जीडीपी को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर मैंने बात करी है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को जब आप मेजर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी, कि आपने कितनी वेल्थ प्रोड्यूस करी, कितनी वैल्यू के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। अच्छा, ये एडम स्मिथ की बात थी। एडम स्मिथ की बात में हमने मजीद कुछ चीज़ें ऐड करी थी। हमने कहा था कि एडम स्मिथ जिस इंसान का व्यू लेता है वो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जो वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा, जो अपने बारे में सोच रहा है कि अपनी वेलबींग कैसे बढ़ाई जाए।
ठीक है। और उनका ये मानना था कि जब हर कोई अपनी वेलबींग के बारे में सोचेगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम चैप्टर 1 के अंदर ही कुछ इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट का व्यू हटा देते हो, एडम स्मिथ का एक व्यू ये भी था कि गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के सिर्फ कुछ काम है जो गवर्नमेंट सिर्फ वही काम करे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, ठीक है ना। गवर्नमेंट के चंद एक काम है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो मार्केट में इंटरफेयर करे, डिसाइड करे फला चीज़ की प्राइस ये होनी चाहिए, ठीक है, फला चीज़ इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, फला चीज़ प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो आप सोचो कि अगर आप इंडिविजुअल्स को छोड़ दो और उनके ऊपर कोई पावर ना हो तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग वंस होंगे वो वीक वंस को एक्सप्लॉइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्म लेबर को एक्सप्लॉइट करेगी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा ना। अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो उससे दूसरे का तो क्या है, नुकसान है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर पूरा का पूरा तो नहीं बढ़ने वाला, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, और आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे वाले की ज़रूरत है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई इसका तो मैं फ़ायदा उठाऊंगा, आगे वाले तो लेगा मुझसे। तो ये व्यू किसी हद तक गलत है कि अगर हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करेगा तो पूरी इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ जाएगी। तो ये एक एडम स्मिथ का व्यू था। अच्छा, इसके बाद हमने मार्शल का व्यू डिस्कस किया कि मार्शल ने वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी, और मार्शल ने, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई साइंस के अंदर एटम एक बेसिक फिनोमिना है, ठीक है ना, बेसिक वो है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमन एक बेसिक फिनोमिना है जिसको आप स्टडी करते हैं, हम इंसान के बारे में, मैन काइंड के बारे में पढ़ते हैं। और मार्शल ने इस बात को इम्पोर्टेंस दी थी कि भाई वेल्थ तो ठीक है, वेल्थ अपनी जगह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ को कैसे यूज़ किया जाए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि वेल्थ का यूसेज क्या हो रहा है कि जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंसान का व्यू लिया गया था वो सेल्फिश नहीं था, वो वेलफेयर के बारे में सोच रहा था, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी सोच रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है, अच्छा मैंने कहा था कि इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम रॉबिन्स पे आए थे, और रॉबिन्स की हमने बात डिस्कस करी थी कि रॉबिन्स ने पूरा एक इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉड व्यू दिया था हमें, कि भाई रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है कि किस तरीके से इंसान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स जो है स्टडी कर रही होती है, सही है। तो यहाँ तक हमारी कल की जो है वो डिस्कशन रही थी। एमसीक्यूज़ मैंने आपको 9 एमसीक्यूज़ बोले थे, आई थिंक सिंपल से थे, आप सबसे हो गए होंगे। 9th एमसीक्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जिसमें था इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट साइंस। आई थिंक यही कुछ एमसीक्यू था कि इकोनॉमिक्स को हम परफेक्ट साइंस नहीं बोलते, क्योंकि सॉल्व करा था, तो याद नहीं आ रहा ये वाला एमसीक्यू। ये असल में किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मिस इसका ये सही है। अच्छा 8 था, सही है। ये था कि इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ परफेक्ट साइंस। तो ये एमसीक्यू भी सबको क्लियर हो गया था कि क्यों हम उसको परफेक्ट साइंस नहीं बोलते। 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर पे बेस करती है, ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं होता। आप उसको कभी भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इस सिचुएशन में इंसान कैसा बिहेव करेगा। एक प्रिडिक्ट तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट वो प्रिडिक्शन ट्रू साबित हो ये ज़रूरी नहीं है। और इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पास्ट में से बहुत हिस्ट्रीज़ में ऐसे इवेंट मिलते हैं जिसमें इकोनॉमिस्ट ने कुछ प्रिडिक्शन दी कि भाई इकोनॉमी यहाँ चली जाएगी, और इकोनॉमी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन में चली गई जो किसी के सोच में भी नहीं था। जैसे कि 1929 का इवेंट बड़ा बहुत मशहूर है। यूएस के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन किसे कहते हैं? डिप्रेशन वही है जो हम समझते हैं डिप्रेशन, ठीक है ना। जैसे हम डिप्रेशन में, अल्लाह माफ़ करे, कभी चले जाते हैं ना, वैसे इकोनॉमी भी डिप्रेशन में जाती है, ठीक है ना। डिप्रेशन का मतलब बिल्कुल लोएस्ट फेस में चले जाना, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाना इकोनॉमी का ना। तो यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़े डिप्रेशन में गई थी, ठीक है ना। बहुत सारी रीजंस थी उसकी।
मज़े की बात ये कि उससे पहले इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही थी कि हर इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि यूएस बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यानी इतना ग्रोइंग फेज था इकोनॉमी का, इतना ग्रोइंग फेज के 1920s को रोरिंग 20 कहा जाता है, ठीक है, रोरिंग 20 है, इतना ग्रोइंग फेज था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रही थी, एयरलाइन इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज आई थी, लेकिन सारी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई और 1929 के अंदर इकोनॉमी इतनी वर्स्ट सिचुएशन में निकल गई कि उसको निकलते निकलते सालों लग गए उस सिचुएशन से, ठीक है ना। तो ये बात है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स को आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्शन ज़रूर करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन वो ट्रू साबित हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी थी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर कि क्या नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर आर्ट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जाहिर है हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस और आर्ट की डेफिनेशन क्या है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक्स किस डेफिनेशन से क्लोज लग रही है आपको। साइंस के बारे में आप सब जानते हैं माशाल्लाह, सभी तकरीबन साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं। साइंस किसकी स्टडी करती है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी, नॉलेज एंड फैक्ट्स की, ठीक है ना, यानी जो आपकी सराउंडिंग में चल रहा होता है एक आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करने के बाद आप एक थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये फैक्ट है, ऐसा ये होता है। जैसे ग्रेविटी लॉ है आपका, ठीक है ना, न्यूटन लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके लॉ वगैरह आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सारी थ्योरीज आपको क्या बताती हैं, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, भाई ऐसा होगा तो यूँ होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका ये लॉ था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका क्या है कि भाई अगर आप कोई बॉल थ्रो करोगे तो वो उसी फोर्स से आपके पास वापस आएगी, तो कॉज एंड इफेक्ट है ना, आपने फेंकी तो वो वापस आई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है उस मैथडोलॉजी बिल्कुल वैसी है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो, बहुत फेमस लॉ है। लॉ सिंपल बात करता है, लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, सिंपल बात है। अच्छा, पहले जाहिर है आपने इस बात को ऑब्जर्व करा होगा ना, ऑब्जर्वेशन से ये बात सामने आई ना, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी लॉ है, भाई सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है ना, ग्रेविटी लॉ के भाई एक वो है आपके मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, वो वाली बात। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यार जब प्राइसेस कम होती है तो लोग डिमांड क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। आपने उस चीज़ को एनालाइज करा और फिर आपने एक थ्योरी दी। थ्योरी क्या बता रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कैसे, आपने बोला जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो कॉज क्या है, प्राइस का कम होना, इफेक्ट क्या आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस की थ्योरीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स की मैथडोलॉजी बिल्कुल वैसी है कि एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने उसको एनालाइज करा, देन आपने एक थ्योरी दी जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही है। इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी में आपको वेरिएबल्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पता लग रहा होगा कि ये ऐसा ये होगा, ये बढ़ेगा तो इसके ऊपर दूसरे वेरिएबल पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कोई रीज़न होगी, कोई कॉज होगा और किसी दूसरे पे इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जब हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार मैथडोलॉजी के लिहाज से तो ये साइंस से ही मिलती जुलती लग रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि चले आर्ट की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आर्ट किसे कहते हैं, आर्ट का मतलब है आर्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज, यानी जो साइंटिफिक थ्योरीज और जो साइंटिफिक नॉलेज आपने बनाई हैं, ठीक है, उन्हीं की बेस पर अगर आप उनको अप्लाई करो इकोनॉमी पे अपने, तो वो क्या है, आपका आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक मिसाल लिखी हुई है कि एक बंदा जो है वो गाड़ी चलाना सीख रहा है, ठीक है ना, तो वो मैनुअल पढ़ रहा है, पहले थ्योरी पढ़ रहा है, पहले थ्योरी बताई जाती है ना, जब आप कहीं सीखने जाते हो तो पहले वो आपको थ्योरी बताते हैं, ठीक है, कि भाई ये करते हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप बस मैनुअल देख रहे हैं, थ्योरी तक हैं आप। असल बात कब आती है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चलाते हैं, ये क्या है, उस थ्योरी की एप्लीकेशन,
ठीक है, मैं आपको वैसे बता दूं कि भाई गाड़ी में बैठ के ना आपने पहले इग्निशन में वो गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर आपने गियर दबा के क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक नीचे करना है, ये सारी बातें आपने बोला हाँ सब समझ में आ गया। लेकिन असल पार्ट कब आता है, जब आप बैठ के बाकायदा उसको अप्लाई करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो आर्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है ना। जब आप उन थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, आर्ट है। अब आप सोचें कि जो हमने, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की मिसाल दी, या इकोनॉमिक्स में और बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, क्या हम उन थ्योरीज को जस्ट पढ़ रहे होते हैं, या उन थ्योरीज को हम इकोनॉमी के अंदर अप्लाई होता हुआ भी देखते हैं। पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे होते हैं, अगर आप पॉलिसी मेकर के लेवल पर चले गए तो आप क्या करेंगे, जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उनको क्या करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। कि यार थ्योरी में पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो उसका एक तरीका ये है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल। आगे आप पढ़ोगे तो आप ये काम करोगे ना, या बस पढ़ते रहोगे बुक को, नहीं ना। हमने थ्योरी पढ़ने तक तो नहीं रखनी ना, हमने थ्योरी पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करनी है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन सिर्फ पढ़ने नहीं है, उन सोल्यूशन को अप्लाई भी तो करना है ताकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। तो हमने कहा कि यार मैथडोलॉजी के लिहाज से तो इकोनॉमिक्स कैसी है, साइंस जैसी है। थ्योरीज जिस तरीके से इसकी डेवलप होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स ऐसी ही है। और एप्लीकेशन के लिहाज से इकोनॉमिक्स कैसी है, आर्ट है। क्योंकि हम सिर्फ थ्योरीज को पढ़ नहीं रहे, डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि उन थ्योरीज को अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, हमने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल, यानी साइंस के अंदर भी आ जाती है ये और आर्ट के अंदर भी आ जाती है। अच्छा, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में दो तरह की साइंस होती है, एक को कहते हैं हम पॉजिटिव साइंस और एक को हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। साइंस के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि जब हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, ये आज मुझे याद दिलाइएगा तो मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगी, कल मैं भेजना भूल गई थी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर आर्ट है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से निकल रहा है कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर अगेन हम जब भी दे सकते हैं जब हमें पता हो कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस की डेफिनेशन क्या है ये आप यहाँ से रीड करिए। सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज। क्या मतलब हुआ व्हाट इज, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे सिंपल क्वेश्चन हम बच्चों से क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो बच्चा जो आगे से क्या बोलेगा, मेरे ख्याल से मेरे अब्बा ने ये नाम रखा है, ये तो नहीं बोलेगा ना, अपना कोई ओपिनियन तो नहीं बताएगा ना, वो क्या बताएगा, बोलेगा भाई मेरा नाम ये है, फैक्ट है, फैक्ट बता रहे हैं वो आगे से। तो बेसिकली जो व्हाट इज वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर होता है उसमें आपका ओपिनियन नहीं आता। वैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द पॉपुलेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह का अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप जो आंसर देंगे वो अपना ओपिनियन नहीं देंगे, या आप जो भी आंसर देंगे आपके उस आंसर आपने सही दिया या नहीं दिया उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बेस कर रही होती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर सकते हो कि आगे वाला जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आप डेटा के अकॉर्डिंग देखकर बता दोगे कि भाई आप गलत कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइंस बेसिकली किस पे बेस कर रही होती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बेस कर रही होती है, फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन नहीं होता,
कि ऐसा ये वाली चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट से ओपिनियन वाली चीज़ पॉजिटिव साइंस के अंदर नहीं है। जो भी अच्छा है जो भी बुरा है, पॉजिटिव साइंस आपको फैक्ट बता रही होती है, ठीक है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। भाई जो इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है या जो थी या जो होगी, जो भी है, पॉजिटिव साइंस आपको तो वो बता रही है। पॉजिटिव साइंस कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर रही कि ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस हैं, ठीक है, इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, इनकम इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं कर रही, ठीक है ना। जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है ये आपको क्या बता रही है, व्हाट ऑट टू बी। अब इसमें आ गई वैल्यू जजमेंट्स भी आ गई, ओपिनियन भी आ गए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना। जब मैं आपसे पूछूंगी कि भाई फॉर एग्जांपल एजुकेशन को जो है या इलिटरेसी रेट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। अब आगे से आप जो जवाब देंगे वो आपका अपना ओपिनियन होगा, ठीक है ना। ओपिनियन को टेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई डाटा थोड़ी है, ठीक है, ओपिनियन टेस्ट नहीं हो सकते। ये तो आप हर किसी का अपना ओपिनियन है, कोई मुझे कोई ओपिनियन देगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक बात लिखी है, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, एक ओपिनियन है, क्या जो भी पुअर हैं उनको क्या दें, फ्री एजुकेशन दें। एक बंदा कहता है कि नहीं, स्कूल एजुकेशन एटलीस्ट जो है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे भले जो है वो फ्री ना हो टोटली, लेकिन स्कूल लेवल पे ताकि कम से कम बेसिक एजुकेशन तो सबको पहुंचे, ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव साइंस है ये फैक्ट पे बेस कर रही है, ठीक है ना, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट ओपिनियन नहीं है। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है किस पे बेस कर रही है, ओपिनियंस पे, क्या होना चाहिए आइडियली, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ों को क्या किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं बाय पॉजिटिव साइंस वी मीन द एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट। पॉजिटिव साइंस से हमारी मुराद क्या होती है, इसमें वो एनालिसिस हम कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी एक्सेप्टेड फैक्ट है, जिसमें हमारा और आपका इख्तिलाफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लिखी हुई है कि पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान पूरी दुनिया में किस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। अब इसमें हम बहस थोड़ी करेंगे, ये कोई डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, ये तो फैक्ट है, डाटा प्रूवन बात है कि भाई पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के लिहाज से, ठीक है ना। तो ये कोई इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, ये ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट है, ठीक है ना, इससे सब एग्री कर रहे होंगे। वेयर इज नॉर्मेटिव साइंस प्रोग्रेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट वे द थिंग्स एक्चुअली शुड बी, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कम होनी चाहिए लेट्स से, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, या इस तरह के कोई और बात, तो इसमें आपको ओपिनियन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट दूं कि भाई यहीं लिख देते हैं हम, 2 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज मिनिमम वेज टू डिक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। कुछ मतलब समझ में आया, मिनिमम वेज का क्या मतलब होता है कि भाई एक लेवल है ना कि कम से कम वेज इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम आप वर्कर को 25,000 तो दो, क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की सूरत हाल देखो तो भाई 25,000 तो कम से कम होनी चाहिए एक वर्कर की मिनिमम वेज। तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज बढ़ानी चाहिए ताकि इनकम इनइक्वालिटी क्या हो सके, कम हो सके। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो इनकम गैप है कि एक बंदा बहुत अमीर है एक बंदा बहुत गरीब है, जो इनकम गैप होता है इसको कम करने के लिए, इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आता है ना, ठीक है ना, अनइक्वल इनकम है, ठीक है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है किसी की बहुत कम है, इस इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट को मिनिमम वेज क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। ये ओपिनियन है या फैक्ट है, ओपिनियन है, ये एक बंदा ओपिनियन दे रहा है कि भाई इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ये काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
ठीक है, और भी ओपिनियन आ सकते हैं आपके पास कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, कैसे चीज़ें होनी चाहिए आइडियली, ठीक है ना, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे होते हैं। जबकि जो पॉजिटिव साइंस है किस पे बेस कर रही होती है, फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है, जो ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी एक्सेप्टेड प्रूवन फैक्ट हैं, उन पे पॉजिटिव साइंस बात करती है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रू फॉल्स आया हुआ है पेपर के अंदर, मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्विकली जवाब दे देंगे मुझे, अभी तो पढ़ा है ना, ताज़ा ताज़ा है दिमाग में। तो एक ट्रू फॉल्स की फॉर्म में सम टाइम ट्रू फॉल्स बहुत कम आते हैं, कभी कभार आपको दे देते हैं। तो एक ट्रू फॉल्स आया हुआ है कि भाई नॉर्मेटिव साइंस डील्स विथ फैक्चुअल क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सिंपल सा क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आया हुआ है, 2 मार्क्स मिल गए आपको, मुबारक हो। आगे बढ़े, क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं भाई ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे, कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि देखिए स्टडी एंड स्कोप के लिहाज से हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं इनटू 2 मेजर ब्रांचेस, और बहुत फेमस है, इनका नाम सुना हुआ होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो टर्म से भी आपको आइडिया होगा, माइक्रो स्मॉल के लिए यूज़ की जाती है टर्म, और मैक्रो जो है वो लार्ज एग्रीगेट के लिए यूज़ की जाती है। तो आप इसको, वैसे तो आप लोगों को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी अगर याद इसको जहन में रखने का एक तरीका ये भी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई है ये किसको शो कर रहा होता है, इंडिविजुअल को, यानी इसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, एक फॉर्म का क्या बिहेवियर है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्मॉल लेवल पे एनालिसिस हो रहा होता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो ए है वो किसको शो कर रहा होता है, एग्रीगेट को, यानी यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस नहीं हो रहा, एग्रीगेट लेवल पर हो रहा है, ठीक है ना, लार्ज लेवल पर हो रहा है। आप पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, उन इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के साथ जस्ट नहीं है, पूरी इकोनॉमी के साथ है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की टर्म हम कम यूज़ करते हैं, जब 1 या 2 लोग बेरोजगार हो जाए तो हम कहते हैं इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ठीक है ना। जब आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू बन गया है। तो ये इशू जो है, पहला तो 1-2 इंडिविजुअल से रिलेट नहीं करता, दूसरा जो लोग नहीं भी हो रहे अनएम्प्लॉय उन पर भी इफेक्ट आता है। कैसे भाई, जो बंदा बेरोजगार है, जब जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा क्राइम रेशो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस इशू से लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट उसकी वजह से आप फंस ज़रूर रहे हैं, प्रॉब्लम में आप ज़रूर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एग्रीगेट इश्यूज हैं, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब कि जब जनरल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं, यानी एक दो चीज़ों की प्राइस बढ़ने से हम नहीं कहते महंगाई हो गई है, जब जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज यानी एक एवरेज प्राइस लेवल आपका बढ़ गया है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं और कंटिन्यूस बढ़ रही हैं, तो हम कहते हैं कि एक फिनोमिना, एक इशू क्रिएट हो गया इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का, ठीक है ना। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या इश्यूज पढ़ते हैं, पॉवर्टी भी एक इशू होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से आप यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाती है तो वो भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं लगा रही होती, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा होता है, पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, ठीक है ना। नेशनल आउटपुट इकोनॉमी का क्या चल रहा है,
ये भी क्या है, पूरी इकोनॉमी के टोटल कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो माइक्रो का पार्ट नहीं है, ये मैक्रो का पार्ट है। ये सब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी की स्टडी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात कर रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर। अच्छा, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री भी माइक्रो में आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेसिफिक हो गई ना, मैं सारी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ सारी इंडस्ट्रीज़ में मैं किस इंडस्ट्री को स्टडी कर रही हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये भी माइक्रो लेवल पे स्टडी हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इसमें आप यही पॉइंट देख रहे होगे कि वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स की जो टर्म है वो कंज्यूमर के लिए यूज़ करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड का बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर। क्या बिहेवियर, कि वो खा कैसे रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, नहीं, बिहेवियर का कौन सा एस्पेक्ट देख रहे हैं कि वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं, वो कैसे डिसीजन ले रहे होते हैं। हर किसी का एक गोल होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव होता है। फर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, एक ऑब्जेक्टिव है ना। लेकिन अब इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। यानी आप चाहें तो आप बोलें कि भाई मैं तो, मेरा तो दिल करता है मैं फलां बिजनेस भी करूं, फलां बिजनेस भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, सब नहीं कर सकते आप। अगर आप सब कर लो तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, भाई रिसोर्सेज तो है नहीं इतने, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भाई क्या काम करें, ठीक है ना। आपको प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा बिजनेस करूं अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कि जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। बिहेवियर है फर्म का। और फिर जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दे तो उसके अंदर भी तो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, मुझे लेबर अभी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है, मैं कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करूं कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा रेवेन्यू हो, मेरी कॉस्ट कैसे मैं कम कर सकता हूँ, ये सारी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना। इसी तरीके से हाउस होल्ड या कंज्यूमर क्या डिसीजन ले रहा होता है कि भाई मेरी ये इनकम है, और जाहिर है हर कोई चाहता है अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करे, ठीक है ना। तो कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ, अगर मैं अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक हाउस होल्ड का बिहेवियर, फर्म का बिहेवियर, ये आप किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पहले जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उसको आइडिया होगा कि 2 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक होती है कंज्यूमर थ्योरी, इसमें आप यही पढ़ते हैं कि अगर आपको अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूटिलिटी, जिसकी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और एक चैप्टर होता है फर्म थ्योरी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 खतरनाक चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से एक चैप्टर जब पीआरसी लेवल पर इकोनॉमिक्स आई तो आईकैप ने उसी वक्त हटा दिया था, कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी का आप कोई चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स के अंदर पार्ट नहीं है। आप एक खतरनाक चैप्टर रह गया है, वो है फर्म थ्योरी, ठीक है ना, जो कि हम कहते हैं कि पूरे 11 चैप्टर्स पे भारी है, मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अभी हमारा वही चल रहा है। तो मैं जब वो चैप्टर स्टार्ट भी होने वाला होता तो मैं पहले से बार बार जो है ना वो घंटी बजा रही होती हूँ, चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाएं, ठीक है ना। तो उस पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे मिक्स हो जाते हैं, और मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा है, ठीक है। खैर, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप किन इशूज़ को डील करोगे, लाइक कमोडिटी प्राइसिंग। कमोडिटी प्राइसिंग का मतलब क्या है, भाई आलू मार्केट में 100 रुपये किलो क्यों मिल रहे हैं, या टमाटर अचानक से 150 रुपये किलो पे क्यों पहुंच गए, ठीक है ना। या नॉर्मली किसी भी चीज़ की प्राइस, अगर कोई चीज़ 200 की है तो क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ की प्राइस को डिटर्मिन कर रहे हैं। कमोडिटी का मतलब से, कमोडिटी की टर्म से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कमोडिटी का टर्म यूज़ की जाती है किसी भी गुड के लिए, प्रोडक्ट के लिए कमोडिटी की टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो यानी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है मार्केट के अंदर, कौन डिसाइड करता है, कौन सी फोर्सेस हैं जो ये डिसाइड करती है कि ये चीज़ इतने की होगी, ये हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर,
ठीक है ना। दूसरी बात फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था कल। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। इनकी भी तो अपनी प्राइस है ना, लेबर की प्राइस क्या है? वेजेस, ठीक है। लैंड की प्राइस क्या है? रेंट। क्या हर इकोनॉमी में रेंट जो होता है वो सेम होता है, वेजेस सेम होती हैं? नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इस यहाँ पे लेबर क्या होता है? सस्ता होता है। यूएस के अंदर लेबर और सर्विसेज वगैरह की कॉस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है। आप डेंटिस्ट के पास जाओ या इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है आपकी, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई फैक्टर है ना जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ के दरमियान इन रेंट और वेजेस इन सब के दरमियान भी डिफरेंस है, यानी इसके पीछे कोई फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर प्राइसिंग भी आप कहाँ पढ़ रहे होते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक वेलफेयर में कैसे, ये तो आपने अभी हम पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक वेलफेयर में आ जाता है कंज्यूमर कैसे अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करेगा, फर्म कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगी, ये वेलफेयर का ही पार्ट बनेगा। प्रोडक्शन जो हमने बोला, जब हम फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कंजम्पशन को इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी टच जाहिर है कंजम्पशन का थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली इसका जो चैप्टर था वो अब जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक के जो इशूज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक के इशूज़ हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को, ठीक है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए, ये एक छोटा सा मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया था, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीड और वांट्स के दरमियान भी डिफरेंस है, ठीक है ना। नीड उसे कहते हैं जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वो एक आपका स्लोगन है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये आपकी नीड है, ठीक है, कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब आपकी नीड है। जबकि वांट्स क्या हैं? जिसके बाहर रहना तो पॉसिबल है, लेकिन आप अपनी कंफर्ट वगैरह के लिए जो भी चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये सब वांट्स के अंदर आ जाता है। वांट्स की कोई लिमिट नहीं है, वांट्स आर अनलिमिटेड, जबकि नीड्स क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं कि भाई ये बेसिक ज़रूरियात हैं, ये सबकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नीड और वांट्स के दरमियान भी एक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ आपको यहाँ पे ऐड कर दी थी स्लाइड। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए चैप्टर 1 थोड़ा सा आपको हो सकता है ड्राई लगे ना, क्योंकि चैप्टर 1 में अभी हम क्या कर रहे हैं? डेफिनीशंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब कोई आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज, उसमें क्या टर्म्स वगैरह यूज़ हो रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ना। डायरेक्ट चैप्टर 2 पे आ जाऊंगी तो आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आ रही होंगी, तो जब डेफिनीशंस तो हमने पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं चैप्टर 1 को अभी कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, आपको हाफ करवाऊंगी, हाफ चैप्टर 1 करवा के मैं चैप्टर 2 पे आ जाऊंगी, बाकी रिमेनिंग बाद में करेंगे। तो जो एक साथ बहुत सारी क्लासेस बोरिंग नहीं करनी, हमने थोड़ी बोरिंग करके उसके बाद हम थोड़ा सा अपना डायमेंशन चेंज करेंगे और फिर वो जो बाकी का बोरिंग पार्ट है वो फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर हम बात क्या कर रहे होते हैं? देखो किसी भी शो के अंदर जब हम कोई शो देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं शो के अंदर, किसी भी ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर, जिनको हम एक्टर भी कहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स भी कह रहे होते हैं, एक्टर भी कह रहे होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी के भी कुछ एक्टर्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। ये कौन होते हैं? जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? डिसीजंस ले रहे होते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि देयर आर 4 इकोनॉमिक एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है ना। नंबर 1 कौन है भाई? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को मैंने बताया था क्या कह सकते हैं हम? कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो एट अ सेम टाइम आप कंज्यूमर भी हो सकते हो, आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हो, गवर्नमेंट नहीं हो सकते, गवर्नमेंट लेवल पे जो बैठा हुआ होगा वो कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम आप बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट्स के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो सकते हैं।
लेकिन हमने क्या किया है, हर इकोनॉमिक एजेंट का जो फंक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको सेपरेट कर दिया है कि भाई कंज्यूमर किसे कहते हैं, उसकी एक अलग से डेफिनेशन है कि कंज्यूमर का मतलब क्या है, हाउस होल्ड का मतलब क्या है, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who are not only consuming goods and services but also providing labor for firms। ये क्या मतलब हुआ इसका कि हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कंज्यूमर सिर्फ वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे, कह रहे हैं नहीं, सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, फर्म्स को अपनी लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। भाई किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, विदाउट अर्निंग आप कंजम्पशन कैसे करोगे। तो बेसिकली जब आप अपनी कोई सर्विस परफॉर्म करोगे, कुछ प्रोड्यूस करोगे, उसके नतीजे में, अच्छा प्रोडक्शन की डायरेक्टली बात नहीं कर रहा वो, इसी वजह से वो क्या कर रहा है कि हाउस होल्ड अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, फर्म्स को, ठीक है ना, सर्विसेज दे रहे हैं, डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर नहीं है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फर्म्स को, और फिर उन सर्विसेज के नतीजे में जो वो अर्न कर रहे हैं उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। डिसीजन मेकर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि डिसीजन वो क्या ले रहे होंगे कि कैसे अपनी उस लिमिटेड इनकम को एलोकेट करें बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड, ठीक है ना। तो 1000 रुपये हैं, आप क्या लें, गुड ए लें, गुड बी लें, ठीक है, बर्गर खाएं या पिज़्ज़ा खाएं, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अक्सर आप डेली बेसिस पर ये, इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, तो ये ट्रेड ऑफ फेस कर रहे होते हैं आप कि यार अगर ये ले लिया तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब आप दो चीज़ों के दरमियान अक्सर स्टक हो जाते हैं, ये करें या ये लें। आप कपड़े लेने गए, दो पसंद आ रहे हैं, दोनों तो नहीं ले सकते, अब एक ही लेना है, यार ये वाला लें या ये लें, ठीक है ना, ये ट्रेड ऑफ है, एक लिया दूसरे को गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपनी इनकम कहाँ लगाएं कि आपको आपकी जो वांट या नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बेनिफिट कह लें या जो भी कह लें वो आपका पूरा हो सके। अच्छा, फर्म्स का क्या काम है, फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। फर्म्स डिसीजन क्या ले रही होती है, कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, यानी लेबर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल जो वो यूज़ करती हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कैसे एलोकेट करें बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने बात करी कि आपके, हमारी तो ख्वाहिशात बड़ी होती हैं, हम फला बिजनेस भी कर लें, फला बिजनेस भी कर लें, लेकिन रिसोर्सेज को देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस पे अपने रिसोर्स लगाएं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है जी। तो ये फर्म्स एज अ डिसीजन मेकर जो है, फर्म्स ये डिसीजन ले रही होती हैं, ठीक है जी। फिर कौन आ जाती है भाई हमारी इकोनॉमी में, एक और इकोनॉमिक एजेंट या इकोनॉमिक एक्टर क्या है, गवर्नमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट हमारी पूरी इकोनॉमी को अपने रूल्स लॉ के थ्रू जो है वो चला रही होती है। गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग कर रही है क्या, कि भाई जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू टैक्सेस या नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रहा है उसको कहाँ लगाएं, ठीक है, किस सेक्टर पे कितना एलोकेट करें, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नीड्स आपकी जो है वो पूरी हो सकें, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ सके, ठीक है। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग है, तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं, डिसीजन मेकर, इकोनॉमिक एजेंट का नाम दे रहे हैं। फाइनली क्या है भाई, ये कौन होते हैं, फॉरेन ट्रेडर्स कौन होते हैं भाई, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर्स कौन होते हैं, जो दूसरी इकॉनमी से चीज़ क्या करते हैं, बाय करते हैं। एक्सपोर्टर्स जो सेल कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, ये भी इकोनॉमिक एजेंट ही हैं आपकी इकॉनमी के। तो हमने कहा कि कितने, 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्टिसिपेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है इकोनॉमी का। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है उसने स्टूडेंट, ठीक है ना, तो स्टूडेंट को कोई अलग से हम पार्टिसिपेंट के अंदर नहीं शामिल कर रहे हैं। स्टूडेंट भी क्या है, कंज्यूमर ही है, सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन उसको हम सेपरेट, हमने उसको तौर पे नहीं पढ़ा। ऐसे तो हम बहुत सारी कैटेगरीज बना लेना, तो आपके अंदर, आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको ये 4 ऑप्शंस ही ढूंढना है,
इन चारों में से जो भी डिफरेंट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो पेपर में आप दो तरह के एमसीक्यूज हैं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसमें उसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। एक नॉट वाले, क्योंकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है ना आपकी, एफर्मेटिव जो भी जिसको आप कह लो, वो आपको समझ में आ जाता है कि भाई अच्छा ये वाली बात पूछी गई। जिसमें नॉट आ जाते हैं ना उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है, तो आपको बहुत केयरफुल होकर देखना पड़ता है। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ना, अभी आप आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नॉट के होने से क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरे क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जिसमें क्या दिया हुआ था उसने, सिलेक्ट टू, यानी आपको कितने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, 2 ऑप्शंस। इसमें जनरली ये होता है क्वेश्चन बोलता है ये तो पता है मुझे, हाँ ये एक तो ऑप्शन है, दूसरे वाले में बैठा हुआ समझ में नहीं आ रहा दूसरा कौन सा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका एक गलत हुआ तो आपको 1 के मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपने गूगल फॉर्म वगैरह पे अगर कोई क्विज अटैम्प्ट करा है कभी भी, तो अगर आपको इस तरह के एमसीक्यू आएंगे आपको उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो सिलेक्ट टू वाले क्वेश्चंस बड़े जो है वो आपके प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है अच्छे से। चलें जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं देखी हैं, तो क्विकली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, वो रिसोर्सेज जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर 1 के अंदर मैं इतना ज़्यादा नहीं लिख रही होती क्योंकि जो मेन बातें वो स्लाइड्स में ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो आपने 4 हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किए, इन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने नाम दिया ह्यूमन फैक्टर्स, ज़ाहिर लेबर और एंटरप्रेन्योर किस में आ जाएगा, ह्यूमन फैक्टर में आ जाएगा, इंसान है। ठीक है, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, लैंड और कैपिटल। अच्छा, आप लोग पहले लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन पढ़ें, कोई नई बात जो आपको ना पता हो। लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन वही है जो जनरली हम समझ रहे होते हैं, जनरल मीनिंग में जो हमारे सामने लेबर और एंटरप्रेन्योर की मतलब होता है वही मतलब इकोनॉमिक्स में भी है। हाँ जी, लेबर से हमारी क्या मुराद होती है, किसी भी तरह की मेंटल या फिज़िकल एफर्ट जो आप दे रहे होते हो। एम क्या होता है कि भाई आप अर्न करोगे, ठीक है ना, इनकम। ये लेबर की डेफिनेशन है, हम जनरली यही मतलब लेते हैं, हमारे पास कोई नई डेफिनेशन नहीं है लेबर की, वही डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में भी है, तो कोई नई बात नहीं है। एंटरप्रेन्योर किसे कह रहे हैं, और लेबर और एंटरप्रेन्योर के दरमियान क्या डिफरेंस है, दोनों इंसान ही हैं। ठीक है ना, दोनों कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है नंबर 1 वो डिसाइड कर रहा है, वो इनिशिएटिव ले रहा है कि भाई फलां चीज़ प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है। ठीक है ना। थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में वो है रिस्क, जो लेबर के पास लेबर नहीं ले रहा। लेबर को ये इतना प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कंपनी को इस मंथ लॉस भी होता है तो लेबर को तो सैलरी मिल जानी है वक्त पे अपनी, ये लॉस तो एंटरप्रेन्योर बेयर करेगा। ठीक है ना, तो जो बिज़नेस आप स्टार्ट ले रहे हो उसमें प्रॉफिट होता है नहीं होता, ये एक रिस्क है, तो एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा होता है। ठीक है, ये एक जो है ना वो इसको डिफरेंट कर रहा होता है लेबर से, ये फैक्टर। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के अंदर जो है और जनरली जो हम लेते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंड का क्या मतलब है तो आप क्या बोलेंगे, आप ज़मीन, सरफेस ऑफ अर्थ, यही तो हमारे जहन में लैंड है। इकोनॉमिक्स कहती है कि नहीं, ये तो बड़ी छोटी डेफिनेशन है लैंड की। इकोनॉमिक्स लैंड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन लेती है। और क्या डेफिनेशन है, कहते हैं कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें फ्री प्रोवाइड करे हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग किसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं, लैंड की डेफिनेशन में। यानी इवन सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, फॉरेस्ट, ठीक है, सनलाइट, एयर, वाटर,
ये सब किसकी कैटेगरी में आ रहा है? लैंड की कैटेगरी में, ठीक है ना। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें फ्री प्रोवाइड करी हैं, वो किसकी डेफिनेशन में आ रही हैं? आपकी लैंड की डेफिनेशन में। तो ये एक बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है एक्चुअल से, जो हम लैंड की डेफिनेशन ले रहे होते हैं उससे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन काफ़ी डिफरेंट है। सेम अप्लाई टू कैपिटल। कैपिटल का जनरली मतलब हम क्या लेते हैं? पैसा, यही लेते हैं ना, मनी। हम कहते हैं कैपिटल क्या है? मनी, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक बड़ा ही अजीब सी बात है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी को कैपिटल में हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। कितनी कॉन्ट्रास्ट है ना डेफिनेशन में। हम जनरली कहते हैं कैपिटल क्या है? पैसा। इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी तो हम नहीं लेंगे कैपिटल में। इवन एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, किसमें से आप कौन सा आपका वो है ऑप्शन जो कि कैपिटल की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा? उसमें आपको उसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें एक मनी होगा। यानी आपको मनी को कैपिटल से ऐसे हटा देना है कि नहीं, इसको नहीं डालेंगे हम कैपिटल के अंदर। क्यों? डेफिनेशन पढ़ें कैपिटल की क्या है। ऊपर क्या पढ़ा था लैंड की डेफिनेशन में? कौन से रिसोर्सेज? कैपिटल में क्या पढ़े? मैन मेड, यानी नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, इंसान के बनाई हुई चीज़ें हैं। और इंसान उन रिसोर्सेज को, उन चीज़ों को यूज़ किस में कर रहा है? दूसरी चीज़ें बनाने में। यानी मशीन है, इंसान की बनाई हुई है, इंसान क्या कर रहा है? उससे दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फैक्ट्रीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह सारी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और इंसान इनको यूज़ करके क्या कर रहा है? दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्या मनी से दुश्मनी थी कि मनी को कैपिटल की डेफिनेशन से हटा दिया? तो इकोनॉमिस्ट एक सिंपल बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पास जितना भी पैसा हो उससे आपको कुछ लेना पड़ेगा ना, कोई कैपिटल होगा तो आप कोई प्रोड्यूस, मशीन वगैरह कुछ लेनी पड़ेगी ना, तो आप प्रोड्यूस करोगे ना। उस 1,00,000 के नोट को डायरेक्टली आप उससे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली ये वैसा ही है कि वेलफेयर के पीछे वेल्थ तो काम कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको दी है? वेलफेयर को दी है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही बात है कि भाई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए भी पैसा तो चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि पैसा एक इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसको हम कैपिटल की डेफिनेशन में इंक्लूड। बात आ रही है समझ में? मशीन से कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, मशीन पैसों से ही आएगी, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टली उन पैसों से आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करी है, ठीक है। मशीन बीच में कोई दूसरी चीज़ आई है जो कि कैपिटल उसको कह रहे हैं आप, ठीक है। तो हमने कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को हटा दिया। डन? एनी क्वेश्चन? ये प्लांट मशीनरीज को ही, वो वाले प्लांट्स हैं जो हैवी प्लांट्स, आप लार्ज प्लांट्स आप कह रहे होते हैं ना, जो फैक्ट्रीज वगैरह में लगे हुए होते हैं, ये पौधे वाले प्लांट्स नहीं हैं, वो प्लांट्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लें। ठीक है, नोट कर लें। अगर आप क्लास में नहीं पूछना चाहते, उस वक्त आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया है, आप नहीं पूछना चाह रहे, भाई मैंने पूरी क्लास के सामने नहीं पूछना, ठीक है, तो आप नोट कर लें, आप बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, कल भी बात करी थी, तो लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये मैंने जो इतनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किस बात की लिखी हुई है, ये मैंने एहतियातन लिख दी है कि आई कैप भाई अगर कभी इसमें से कोई ब्लैंक के तौर पे दे दें
तो आपको पता हो ये सैमुअल्सन और मार्शल, ये जितने भी लोग लिखे हुए हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। अच्छा, इसमें एक डेफिनेशन काम की है जो कि ज़रा पढ़िएगा कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई ब्लैंक आ जाती है कि डैश इज़ द पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई, तो आपको डायरेक्टली तो कुछ नहीं पता चल रहा है ये कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है और किसकी पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। तो सप्लाई सिर्फ उसी की फिक्स हो सकती है जो नेचर ने हमें चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, यानी जितनी नेचर ने प्रोवाइड कर दी हैं बस उतनी ही है ना, हम उसको बढ़ा या कम नहीं सकते। फॉर एग्जांपल लेबर है, लेबर फोर्स में एडिशन भी आता है, ठीक है, लेबर फोर्स कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है, उसकी सप्लाई में चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू न्यू एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कितने हैं आपकी इकोनॉमी में, बिजनेसमैन वगैरह, ठीक है, इसमें भी जाहिर है एडिशन वगैरह आ सकता है। लैंड में हम एडिशन नहीं ला सकते, नेचुरल रिसोर्सेज में हम एडिशन नहीं ला सकते, ठीक है ना। जैसे हम सुन रहे होते हैं ना कि भाई फलां के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। गैस जो हम पहले बड़ा सुई गैस के ज़खायर हमें फलां से मिल रहे हैं और अब वो क्या आप कह रहे हैं कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब गैस के बिल पहले क्या आते थे अब क्या आते हैं, यानी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है वो रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब जो लैंड है, जो नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। तो अब देखो डायरेक्टली उसने आपको नहीं बताया, लेकिन जब आपने ये बात पढ़ी फिक्स इन सप्लाई तो आपने बोला ये लैंड की बात हो रही है और लैंड को यूज़ करने का रिवॉर्ड क्या है, पेमेंट क्या है, रेंट। तो देखिए कभी कभार ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऐड कर दी थी डेफिनेशन कि आप इसको रीड कर लें, क्योंकि अगर आपने बुक ना रीड करी इन केस तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बुक किसी ने फर्स्ट पेज रीड करा था कल बैठ के, तो आप रेशो देख रहे हैं, ये रेशो अभी मज़ीद कम होता चला जाएगा, ठीक है। अभी 5 स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, ठीक है, अब कल को 2 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बुक रीड करना पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को इतना मुश्किल लगता है, तो बुक रीड करें प्लीज़, टाइम निकालें थोड़ा सा, क्योंकि बुक में इतना डिटेल में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करें। आप ही लोगों के लिए आई कैप ने मेहनत करी है भाई। अच्छा, हमारा टारगेट ये है इन स्टार्ट में कि चैप्टर 1 की हमने 19 स्लाइड्स करनी है। ये मैं जब से पढ़ाती आई हूँ मेरा ये एक तरीके का है कि मैं चैप्टर 1 एक तरीके से आप कह लो उसके 2 सेक्शंस हैं। इनिशियल जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किए जा रहे हैं, उसका जो सेक्शन 2 है उसमें एक थ्योरी टाइप की आपके पास आएगी, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी, जिसकी इकोनॉमिक सिस्टम्स पे बात करेंगे। अगर कभी आपने नाम सुना हो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है ना, इन पे बात करेंगे, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करेंगे। तो ये 2 सेक्शंस हैं, तो मैं फर्स्ट सेक्शन पढ़ा देती हूँ ऑलमोस्ट स्टार्ट में, और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, ये जो डेफिनेशंस वगैरह हम डिस्कस करें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पता लग रहा होगा, वरना मैं हर टॉपिक से रिलेटेड आपको बताती रहती हूँ कि इसका भी क्वेश्चन आता है, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव से एक ट्रू फॉल्स बताया मैंने आपको, तो बहुत फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है ना। अच्छा, ये एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन की बेसिस पर हम गुड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये 5 टाइप्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। इनमें आ जाते हैं आपके मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले जो 2 सिमिलर कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपके पास मैरिड गुड्स, दूसरा आ जाता है डीमैरिड गुड्स। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान से हैं, इसको मैं 5 मिनट में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ टर्म्स ऐसी यूज़ की गई हैं जिनको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं।
इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स की क्या डेफिनेशन है, कह रहे हैं गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी आपको कोई भी चीज़ से उसको यूज़फुलनेस, उसकी कोई बेनिफिट जो भी मिल रहा है उससे, कोई सेटिस्फेक्शन उससे आपको मिल रही है, वो यूटिलिटी कहलाती है आपकी। तो एक गुड्स किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि हमारी किसी ज़रूरत या हमारी किसी ख्वाहिश को क्या कर रही हो, पूरा कर रही हो। तो इकोनॉमिक्स में ये गुड्स की डेफिनेशन है। सबसे पहले गुड्स जो आपके सामने लिखा हुआ है कंजम्पशन की बेसिस पर, उसको हम कह रहे हैं मैरिड गुड्स। डेफिनेशन पढ़िएगा, एक आइडिया तो आपको हो जाएगा कि मैरिड गुड्स का मतलब क्या है। कह रहे हैं मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। क्लियर नज़र आ रहा है आपको? मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नहीं पता पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर। ये तो बात आसान है, समझ में आ रही है सबको कि भाई मैरिड गुड्स कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी की वेलफेयर में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अच्छे हैं सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। दीज गुड्स आर एज्यूम टू बी, अब सोसाइटी के लिए अच्छे हैं तो चलिए सोशली डिज़ायरेबल हैं, ठीक है। आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों आपकी इकोनॉमी में। दीज मे बी, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो कह रहे हैं दीज मे बी अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट मैकेनिज्म। क्या मतलब हुआ प्रिवेलिंग मार्केट मैकेनिज्म का? मतलब ये कि मार्केट के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, सिंपल, एक बायर दूसरा सेलर, ये दो फोर्सेस हैं। तीसरी फोर्स कौन सी हो सकती है? गवर्नमेंट, अगर वो डिसाइड करे कि उसको मार्केट में इंटरफेयर करना है या नहीं, ठीक है ना। कह रहे हैं अगर हम उस गवर्नमेंट को हटा दें और मार्केट पे छोड़ दें, इन चीज़ों की प्रोडक्शन और कंजम्पशन मार्केट पे छोड़ दें कि कंज्यूमर जितना डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस करेंगे इनको, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? अंडर कंज्यूम की टर्म कब यूज़ होती है? यानी इसका मतलब ये जितना कंज्यूम होनी चाहिए उतना कंज्यूम नहीं हो पाएंगी, और जितना जब जाहिर है उतना कंज्यूम नहीं होंगी, यानी उतना लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो जितना प्रोड्यूस होनी चाहिए उतना प्रोड्यूस, यानी आप इन चीज़ों को कंप्लीट मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर आप मार्केट के ऊपर छोड़ दोगे कि भाई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जाने कि कितना कंज्यूम करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, तो जितना सोसाइटी के लिए अच्छा है कि ये चीज़ें कितनी कंज्यूम होनी चाहिए, कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, उतना कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अब इसकी रीज़न पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए इसकी रीज़न छुपी है इस टर्म में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर। एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं? आप सिर्फ इसको समझिएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन नहीं आने वाली पेपर में आपके पास, ठीक है ना। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी पे आ रहा हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी एक्टिविटी का इफ़ेक्ट दो लोगों पे तो पड़ रहा होता है ना, एक तो उस एक्टिविटी को जो जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, दूसरा उसको जो कंज्यूमर है जो ले रहा है उस एक्टिविटी को, ठीक है, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर, ये तो आपकी दो पार्टीज़ हैं जिन पे ज़ाहिर है उस एक्टिविटी का इफ़ेक्ट आएगा। एक थर्ड पार्टी होती है, यानी जो जिसका उस एक्टिविटी से हम कह लें कि कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एक्टिविटी क्या इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है? एक्सटर्नल इफ़ेक्ट, एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। अच्छा, क्योंकि ये एक्सटर्नल इफेक्ट है तो इसको ना प्रोड्यूसर इनकॉर्पोरेट करता है ना कंज्यूमर इनकॉर्पोरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल से समझाती हूँ, चीज़ मुश्किल हो जाएगी वरना। मैरिड गुड्स में एक मिसाल ली हुई है एजुकेशन। अच्छा, अब कोई भी पेरेंट जब डिसाइड करता है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, तो क्या वो पूरी सोसाइटी का फ़ायदा नुकसान सोचता है या अपने बच्चे का और अपना फ़ायदा नुकसान देख रहा होता है? अपना देखेगा ना, सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा ना कि भाई मेरा इसमें है, मेरे बच्चे का इसमें क्या फ़ायदा है और मेरी क्या कॉस्ट है इसमें। तो जब एक बंदा बहुत गरीब है और उसके लिए बहुत मुश्किल है भेजना, तो वो सोचेगा कि यार स्कूल भेजने से अच्छा है कि किसी जगह बिठा दूँ, ठीक है, कुछ अर्न भी हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी कॉस्ट देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉस्ट आएगी मुझे फ्यूचर में, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट तक महदूद देख रहा है। उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो लिमिटेड है सिर्फ अपने तक, ठीक है ना।
वो ये नहीं देख रहा कि अगर मैं अपने बच्चे को नहीं लगाता, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अगर यही डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं कि तो सोसाइटी का इसमें क्या नुकसान होगा। अनएजुकेटेड सोसाइटी होगी तो आप सोच सकते हैं ना कि ना वो क्या कहते हैं स्किल्ड होगे वर्कर, ठीक है, न्यू जो भी आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको जो है उन तक नहीं उस तरह पहुंच पाएगी, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जाहिर है। इस कुरानी आयत को अगर मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ तो उसमें तो जाहिर है आलिम और जाहिल का मतलब ये नहीं है कि दुनियावी ये वाली पढ़ाई जो है इसको पढ़ के हम कोई आलिम नहीं कहला देंगे, बट इल्म हासिल करना हमें पता है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। और कुरान के अंदर एक बात की गई है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, तो एजुकेटेड सोसाइटी और एजुकेटेड सोसाइटी बना सेम नहीं हो सकती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हर कोई ये डिसाइड करे अपना फ़ायदा नुकसान सोचते हुए कि यार ठीक है बच्चे को किसी शॉप पे बिठा देते हैं, ठीक है स्कूल जाएगा, एक्सपेंसेस भी होंगे, ये वो होगा, तो ऐसा करते हैं कि भाई ये काम कर लेते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस नहीं भी होते, फ्री एजुकेशन भी तो मिलेगा तो कुछ नहीं ना, कहीं बिठाएंगे किसी वर्कशॉप वगैरह पे कहीं बिठा देंगे तो भाई कुछ मिल तो जाएगा रिटर्न के अंदर, ठीक है, घर में कोई इनकम तो आएगी। तो वो जो फ़ायदा या नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, अपने आप को सोच के कर रहा है, सोसाइटी का पूरा व्यू देखते हुए नहीं कर रहा, इस वजह से उसका जो भी डिसीजन है वो लिमिटेड है उस तक, ठीक है। तो अगर हर कोई ये सोचेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि एजुकेशन जितनी हासिल करनी चाहिए उतना हासिल नहीं हो पाएगी, और जब उसकी उतनी कंजम्पशन नहीं होगी तो उतनी प्रोडक्शन भी नहीं होगी, प्रोविज़न भी उसकी इतनी नहीं होगी। इसी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर जहाँ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग उसकी इम्पोर्टेंस को उतना नहीं देख पाएंगे। गवर्नमेंट तो सोसाइटी को देख रही है ना, सोसाइटी क्या सोच रही है, तो गवर्नमेंट को पता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए गवर्नमेंट उसको सिर्फ मार्केट पे नहीं छोड़ देती, गवर्नमेंट उसकी प्रोविज़न अपने हाथ में भी लेती है कि भाई वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एजुकेशन हासिल करें, ठीक है, ताकि सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे कि ठीक है हासिल कर लेते हैं कि अफोर्डेबल है, सही है। इसी तरीके से हेल्थ की बात अगर की जाए तो हेल्थ में एक्सटर्नल इफेक्ट कैसे आ जाता है, आपकी हेल्थ अच्छा होना या ना होना, इससे इकोनॉमी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेबर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है भाई, ठीक है ना। आपकी हेल्थ अच्छी आप जो कंपनीज वगैरह हैं जो ये अलाउंस में हेल्थ अलाउंस जो शामिल करती हैं, क्यों करती हैं, उनके जहन में भी ये चीज़ है ना कि यार हेल्थ वर्कर की हमारी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी तो माइंड वगैरह पे भी, आपके घर में कोई बीमार है तो आप वो बेहतर प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हो ऑफिस जाकर, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो इसलिए आपको अलाउंसेस मिल रहे होते हैं ना, हेल्थ अलाउंस की, भाई आपकी फैमिली और आपका अलाउंस मिल रहा है, इतने एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करेगी, तो कंपनी को पता है कि भाई वर्कर की हेल्थ अच्छी है तो काम भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा, तो आपका काम करना या ना करना ये सिर्फ आपकी हेल्थ जो है आप तक उसका फ़ायदा या नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा और भी एक्सटर्नल इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है उसका। तो हेल्थ के अंदर भी आप मार्केट के में देखेंगे कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं दिखेंगे आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखेंगे। तो जिन जिन चीज़ों में गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया अगर इसको तो इसकी वो कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का रोल भी दिख रहा होगा। पार्क्स भी इन्होंने मेरिट गुड्स के अंदर डाले हैं, क्योंकि पार्क्स भी आपको पता है इन्वायरमेंट वगैरह इन सब के लिए कितने अच्छे हैं, ठीक है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है आपका अगर आप पार्क्स वगैरह जाते हैं तो आपको दिखता है कि भाई हर एरिया में प्राइवेट भी कुछ लोग बना रहे होते हैं और वहाँ के जो एरिया की जो है वो लोकल जो भी आपकी कोई गवर्नमेंट है कोई कुछ है तो वो भी आपके पार्क्स वगैरह बना रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स और इन्वायरमेंट वगैरह के लिए अच्छे जो है ना उसको कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, मेरिट गुड्स अब समझ लेते हैं तो डी मेरिट गुड्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। मेरिट गुड्स अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, डी मेरिट गुड्स बुरे हैं। दे आर कंसिडर्ड बैड इन द सोसाइटी, सोशली अनडिजायरेबल गुड्स हैं, ठीक है ना। क्या क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वो क्या क्रिएट कर रहे थे, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं अल्कोहल इज रिगार्डेड एज डीमेरिट गुड, स्मोकिंग सिगरेट डीमेरिट गुड कंसिडर किया जाता है।
आपका स्मोक करना सिर्फ आप तक नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपकी सराउंडिंग में भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जो आपकी सराउंडिंग में है उसने तो ना सिगरेट ली है ना वो कंज्यूम कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस तक भी नुकसान पहुंच रहा है, तो एक नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अल्कोहल अगर कोई बंदा ले रहा है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा या नुकसान सिर्फ उस तक नहीं है, मतलब सिर्फ एक तो वो है कि भाई आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप देखते हैं कि भाई ड्राइविंग के अंदर बाहर की कंट्रीज़ में आपको चीज़ बहुत कॉमन दिखती है कि कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने लोगों की जो है ना ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, बिहेवियर में कितना इफ़ेक्ट आता है, बहुत सारी दर्जनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिससे आप कहोगे एक नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कंसिडर की जाती हैं, डीमेरिट गुड, सोसाइटी के लिए अच्छी कंसिडर नहीं की जाती हैं। अच्छा, मेरिट गुड में आपको गवर्नमेंट का रोल दिखता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको चीज़ें दे रही है, एजुकेशन दे रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है सब्सिडाइज्ड रेट पे, ठीक है ना। डीमेरिट गुड में क्या करेगी, सब्सिडी तो नहीं देगी ना, सब्सिडी क्या करती है, इंकरेजमेंट के लिए दी जाती है, आप कोई चीज़ इंकरेज करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप सब्सिडी देते हैं। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। बैन भी एक ऑप्शन है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आप कहते हैं भाई जो इंडिविजुअल है उनका सेल्फ इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अब मैं तो नहीं ले रही अपनी मिसाल अगर कोई स्मोकिंग करना चाहता है तो अब ये उसकी वांट है, अपनी उसकी अपनी एक वो है। अगर आप कंप्लीट बैन कर रहे हैं तो ये वो कह रहे हैं कि आपने मतलब एक ऐसी सोसाइटी है ना जिसको आप कहते हैं कि भाई सोशलिज्म भी जिसको आप कह रहे होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया की आप बात करें, नॉर्थ कोरिया की आप मिसालें, नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ, हेयर स्टाइल भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भाई लड़कों का हेयर स्टाइल इतना होगा, लड़कियों का ऐसा होगा, लड़कियों के बाल इतने होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे, ठीक है ना, हेयर स्टाइल तक गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो ये क्या है, इसमें इंसान की अपनी कोई फ्रीडम ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहती है यार इतना तो फ्रीडम देना है कि जो आप चाहे कंज्यूम कर सको, लेकिन डिस्करेजमेंट अपनी जगह है, कोशिश डिस्करेज करने के लिए करेगी। डिस्करेजमेंट कैसे दी जाएगी कि उसकी प्राइस हाई कर दी जाएंगी टैक्सेस लगाकर, ताकि लोग कम से कम उसकी कंजम्पशन करें और कम से कम उसकी प्रोडक्शन हो। कंजम्पशन कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन पे आएगा, ठीक है जी। समझ में आया, कोई मुश्किल बात जी। ये मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रही थी सोसाइटी के लिए। एक इंडिविजुअल जब डिसीजन लेता है तो वो सोसाइटी के लेवल पर आकर डिसीजन नहीं लेता, सोसाइटी के लेवल पे आके गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। हम अपना फ़ायदा नुकसान देखते हुए डिसीजन लेते हैं। कभी आपने कोई ऐसा फैसला लिया जो फैसले थे आपने सोचा कि अच्छा अगर मैं ये काम करता हूँ तो सोसाइटी के लिए ये कैसा रहेगा, मेरे लिए कैसा रहेगा, आप ये सोचोगे ना। तो यही वाली बात है कि एजुकेशन हासिल करनी है नहीं करनी, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है नहीं करना, ये आप अपना फ़ायदा नुकसान सोचते हुए करोगे। कि गवर्नमेंट देख रही है सोसाइटी का फ़ायदा नुकसान, गवर्नमेंट को पता है कि यार अगर ये बंदा सिर्फ अपना फ़ायदा नुकसान देखेगा तो हो सकता है उसको वो चीज़ हासिल ना करे, ठीक है ना, क्योंकि वो लिमिटेड सोच रहा है, उसकी जो सोच है वो नैरो है। गवर्नमेंट ब्रॉड लेवल पर देख रही है, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख रही है, इस वजह से वो उसको पता है कि इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए उसकी अंडर कंजम्पशन हो रही होती है कि इंडिविजुअल अपना सोच रहा है खाली। अच्छा जी, पब्लिक गुड्स को थोड़ा सा कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में इसकी 19 स्लाइड्स तक कवर करनी है, बस इससे ज़्यादा हम चैप्टर 1 को टाइम नहीं देंगे, चैप्टर 2 पे आना है हमें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि अब सिलेबस आपका PRC 3 अब मुश्किल हो गया है, ठीक ठाक इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, क्योंकि देखो एक होता है ना कि दो अलग अलग सब्जेक्ट है मर्ज हो गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले आप बिजनेस की अलग से प्रिपरेशन करते थे, उसका अलग पेपर होता था, इकोनॉमिक्स की अलग से प्रिपरेशन करते थे, उसका अलग पेपर होता था। अब आप यूँ समझ लें कि एक ही पेपर के आपने कितने चैप्टर्स की तैयारी करनी है और रिवीजन करना है, तकरीबन आपके ये 19 चैप्टर्स हो गए हैं, यानी आपने पेपर से पहले 19 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, उसकी तैयार रिवीजन करना है और फिर पेपर देना है, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है।
तो हमने अपनी कोर्स कवरेज भी उसी लिहाज से देखनी है कि टाइमली हमारा कोर्स कवर भी हो जाए। अभी इंशाल्लाह आपकी कुछ टाइम में बिजनेस की क्लासेस भी सेपरेट स्टार्ट होंगी। तो अगर हम ये वेट करने लगे कि इकोनॉमिक्स एंड होगा तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये बहुत, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए इटसेल्फ 3 मंथ्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 3 मंथ्स तो इकोनॉमिक्स को फुल फ्लैज चाहिए होते हैं, सही है। तो इसलिए हम साथ साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? नाम से कुछ आइडिया हो रहा है? पब्लिक गुड्स, हाँ, जो सबके लिए हैं, ठीक है, जो सबके लिए हैं, पूरी पब्लिक के लिए हैं, ठीक है ना। सही है। फर्स्ट लाइन यही है, पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, सबको मिलेंगे, सारे लोगों को। अच्छा, और पब्लिक गुड्स की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनके प्रोविजन में आपको मार्केट फोर्सेस बहुत कम दिखेंगी, यानी प्राइवेट प्रोड्यूसर बहुत कम दिखेगा, और दिखता ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि किसी आम इंडिविजुअल का जो है वो ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं होता इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, कोई रीज़न पढ़ते हैं, क्योंकि कह रहे हैं इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पेपर में आ सकती हैं कि पब्लिक गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसको, ठीक है ना। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कह रहे हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो अब मैं अभी नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं लिखवा रही, ठीक है, मैं जस्ट उनको अभी वर्बली समझा रही हूँ, डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर लिख लेंगे। राइवल का मतलब क्या होता है? दुश्मन, कॉम्पिटिटर बोलना है, ठीक है, कॉम्पिटिटर, ठीक है ना, यानी कंपटीशन के सेंस में यूज़ होती है राइवलरी की टर्म ना, कि भाई ये मेरी राइवल फर्म है, कॉम्पिटिटर है। तो कंजम्पशन के अंदर भी राइवलरी होती है, बिल्कुल होती है भाई। अब एक ही चीज़ है, 2 लोग पहुंच गए, अब राइवलरी क्रिएट हो गई ना, किसको मिलेगी वो चीज़, सही है ना। राइवल इन कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि वो यूनिट जो मैंने ले लिया ना, उसका फ़ायदा अब सिर्फ मुझे ही मिलेगा, उसको नहीं मिल सकता दूसरे वाले को, उस स्पेसिफिक यूनिट। यानी मैं गई, मैंने एक मोबाइल सेट लिया, अब वो मोबाइल सेट जो मेरे हाथ में आ गया है ना, उसका फ़ायदा सिर्फ किस तक लिमिटेड है, ठीक है ना, और किसी को नहीं होगा उसका फ़ायदा, सही है। ये है नॉन राइवलरी, सॉरी राइवलरी के क्या हो गया, कंपटीशन आ गया ना कंजम्पशन के अंदर। नॉन राइवलरी का मतलब कि एक चीज़ जो प्रोवाइड कर दी जाए उसका फ़ायदा सब तक पहुँचे, किसी एक बंदे तक लिमिटेड ना रहे, फ़ायदा क्या हो, सबको हो। यानी हम बोलेंगे इस गुड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन राइवलरी, कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी। दूसरा एक और चीज़ में है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक टाइम तक तो आपकी जो है ना वो नॉन राइवलरी होती है, कोई मसला नहीं है, यानी मैं भी कंज्यूम कर रही हूँ, आप भी कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है आपकी कंजम्पशन से। लेकिन एक पॉइंट पर राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, जब मसला होने लग जाता है। तो राइवलरी 2 सेंस में, पहला बेनिफिट लिमिटेड है एक बंदे तक, दूसरा एक के इस्तेमाल करने से दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब तक क्या है आपका नॉन राइवल। जब फ़र्क पड़ने लग जाए, यानी मैं बोलूँ आप ना कंज्यूम करें, आप बोले मैं ना कंज्यूम करूं, तो क्या आ गया है, कंपटीशन आ गया, राइवलरी आ गई है, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स में क्या है, नॉन राइवलरी, यानी मुझे कोई सब कंज्यूम कर रहे हैं और मुझे आपकी कंजम्पशन से कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे बेनिफिट पे। दूसरा क्या है, ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, किसी को निकाल देना। एक्सक्लूजन कब होता है, जब किसी चीज़ की कोई प्राइस होती है कि भाई मोबाइल लेना है तो ये पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे तो सप्लायर आपको मोबाइल नहीं देगा। यानी जब सप्लायर आपको कंजम्पशन से रोक सके, प्रिवेंट कर सके, इसका मतलब है उस गुड में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सक्लूडिबिलिटी की, यानी एक्सक्लूजन इज पॉसिबल, ठीक है ना। और जब सप्लायर आपको रोक ना सके कंजम्पशन से, तो यानी उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी एक्सक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपने एरिए में स्ट्रीट लाइट्स लगाना चाहते हैं, या अपनी गली में लाइट लगाना चाहते हैं ना, आपने बोला यार इसका जो है ना सबसे ज़रा फंडिंग करते हैं, ठीक है ना। अब रबी अव्वल के टाइम पे स्ट्रीट लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, अब चंदा जमा हो रहा है, तो ये तो आप एक रिलीजियस लेवल पे सेंटिमेंट्स हैं। अगर सब कोई एक, इसमें भी स्कूल ऑफ थॉट है, बंदा बोले मैं तो नहीं दे रहा, क्या ये गुनाह है भाई, ऐसा नहीं करते,
ठीक है ना। अगर ये कोई एक बंदा ये बोले तो वो नहीं देगा, पे नहीं करेगा। लेकिन वैसे आपने गली में लाइट लगानी, हर किसी का अपना दिमाग होता है ना, हर किसी से पैसा ले निकलवाना आसान काम नहीं होता लोगों की जेब से, सही है। तो अब आप हर घर घर पहुंच रहे हैं, यार मैं ना स्ट्रीट पे लाइट लगानी है ज़रा, इतने हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, इतना हर घर पे ना इतना खर्चा आ रहा है। आपके पास आया, आपने दूसरा प्लान सोचा, आपने बोला यार अगर मैं नहीं भी देता, बाकी सब दे देते हैं, लाइट लग जाएगी, ठीक है, मेरे खाली ना देने से क्या मसला है, लाइट लग गई तो मेरा तो फ़ायदा, ठीक है, मैं तो यहीं रहूँगा ना, इसी स्ट्रीट में ही हूँ, मुझे क्या नुकसान, ठीक है ना, मेरा तो फ़ायदा है, डबल ना पे करके फ़ायदा उठाऊँगा। ये कहलाती है फ्री राइडर, फ्री राइडरशिप। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है पब्लिक गुड्स के अंदर, कि हर कोई क्या चाहता है, मुफ्त में मिल जाए। हर कोई ये सोचता है यार बाकी सब पे कर देंगे, सर्विस एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी गई ना तो मुझे तो फ़ायदा मिलना है, मैं मुफ्त में फ़ायदा उठाऊँ क्यों ना, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है, कोई भी नहीं देगा यही सोचते हुए, और वो सर्विस कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी। इसी वजह से पब्लिक गुड्स को कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, गवर्नमेंट।